गैमेटोजेनेसिस। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ती है, तो उनके बनने को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और गैमेट्स होते हैं दो तरह के, एक मेल में स्पर्म और फीमेल में बनता है ओवम। स्पर्म के बनने को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के बनने को हम कहते हैं oogenesis। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो दो तरह का है। कौन कौन सा? एक स्पर्म का बनना और दूसरा ओवम का बनना। स्पर्म के बनने को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम के बनने को कहते हैं oogenesis। अब बात आती है पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्म का बनना, ये प्रोसेस मेल में होती है और कहाँ होती है? टेस्टिज के अंदर होती है, और टेस्टिज में भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। और ये क्रिया प्यूबर्टी के बाद होती है। जब प्यूबर्टी आ जाती है तब स्टार्ट होती है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दिस स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, प्यूबर्टी के टाइम शुरू होती है। प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है? सेमिनिफेरस की वाल में कुछ प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो प्यूबर्टी के टाइम ये जर्म सेल पहले मल्टीप्लिकेटिव फेज में मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस फेज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। इन दिस फेज द germ cell start cell division by mitosis, और माइटोसिस के द्वारा ये सेल संख्या में बढ़ जाती हैं। दो सेल बनेगी तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन से इनकी संख्या बढ़ जाती है। दिस इंक्रीज इन नंबर इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव फेज। पहले मल्टीप्लिकेटिव फेज में होती है, फिर उसके बाद ये सेल दो तरह की हो जाती है, एक ए और एक बी, दो कैटेगरी में बढ़ जाती है। एक ए सेल फिर मल्टीप्लिकेटिव करेगी और संख्या बढ़ाती रहेगी, और जो बी सेल है, बी सेल स्पर्मेटोगोनिया का काम करेगी। दे विल एक्ट एज स्पर्मेटोगोनिया। This spermatogonia will now start the formation of sperm. इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है, जिसने स्पर्म बनाना है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब ये सेल स्टार्ट करती है माइटोसिस, मियोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसमें होगा मियोसिस। अब ये जो मियोसिस डिवीजन, आपको पता है कि मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर आधे रह जाते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये मियोसिस के द्वारा, मियोसिस फर्स्ट में ये दो सेल बनाएगी। ये है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में जो दो सेल बनेंगे उनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
अगले डिवीजन में ये मियोसिस सेकंड में दोनों डिवीजन करेंगी, मियोसिस सेकंड, इससे फिर तो 2 सेल बनेंगी। इस तरह एक प्राइमरी स्पर्मेटाइट से 4 सेल बन जाते हैं। इन सेल को हम कहते हैं स्पर्मेटिड। ये सेल है स्पर्मेटिड। अब इन चारों स्पर्मेटिड से फिर एक और प्रोसेस चलेगी, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में चारों से एक एक स्पर्म बनेगा। ये प्रोसेस है स्पर्म फॉर्मेशन और इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस तरह से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेंगे। ये प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद होती है, जब सेक्सुअल मैच्योरेशन हो जाते हैं उसके बाद होती है, और ये टिल डेथ चलती रहती है। मेल में सारी उम्र ये प्रोसेस चलती रहती है, टिल डेथ ये प्रोसेस चलती रहती है। मेल में स्पर्म बनते रहते हैं लगातार, और वो बनके इसमें कंटिन्यूअस ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे और ये इकट्ठे हो जाएंगे एपिडिडेमस में। एपिडिडेमस का काम इनको स्टोर करने का होता है। एपिडिडेमस में ये स्टोर होते रहते हैं। अब ये जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्मिएशन में क्या क्या होता है? स्पर्मिएशन वास्तव में एक बड़ी क्रिटिकल रिएक्शन है। क्या ये सेल इमूवेबल थी? जो स्पर्मेटिड था वो इमूवेबल था। इसमें क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो कंडेंस हो जाता है। जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया थे वो संख्या में बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेज। गाल्जी बॉडी का एक्रोसोम बन जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पीछे की ओर अरेंज हो जाते हैं और सेंट्रोसोम भी अरेंज हो जाता है। एक टेल डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से आगे की ओर तो ये गाल्जी बॉडी अरेंज हो जाती है, इसके पीछे इसमें ये न्यूक्लियस अरेंज हो जाता है। न्यूक्लियस के आगे माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट अरेंज हो जाता है और इसके पीछे ये टेल अरेंज हो जाती है। ये सारा का सारा इस तरह से ये जो चेंज है, इस चेंज को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म का बन जाना। ये प्रोसेस स्पर्मेशन के द्वारा होती रहती है। ये प्रोसेस स्पर्म के बनने की प्रोसेस है। ये इसका न्यूक्लियस है और स्पर्म बनने के बाद सर्टोली सेल के अंदर धसे हुए रहते हैं। सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाते हैं। सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन प्रदान करती है डेवलपमेंट के लिए। ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्यूबर्टी के टाइम होती है वो हाइपोथैलेमस से GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH हार्मोन निकलेगा। GnRH हार्मोन कहाँ काम करेगा? पिट्यूटरी पे काम करेगा। पिट्यूटरी से इसके रेस्पॉन्स में 2 हार्मोन निकलेंगे, एक LH एक FSH। ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी से निकलेंगे। ये दोनों हार्मोन
टेस्टिज पे जाएंगे, जिससे इनके रेस्पॉन्स में जो LH हार्मोन है वो तो लीडिंग सेल पे काम करेगा, जिससे क्या होगा, एंड्रोजन निकलेगा, मेल हार्मोन निकालेगा, और ये मेल हार्मोन स्पर्म के बनने को स्टिमुलेट करेगा। दूसरा हार्मोन जो FSH हार्मोन है, ये कहाँ काम करेगा, ये सर्टोली सेल पे करेगा, और सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर निकलेंगे, कुछ प्रोटीन निकलेगी, वो प्रोटीन स्पर्म के फॉर्मेशन को इंड्यूस करेंगी। दीज प्रोटीन, ये फैक्टर का मतलब प्रोटीन है, ये प्रोटीन विल इंड्यूस द स्पर्मियोजेनेसिस। इस तरह से ये सारा का सारा हाइपोथैलेमस से इंड्यूस होता है। हाइपोथैलेमस एक हमारे ब्रेन का पार्ट है, जिससे GnRH हार्मोन निकलेगा, ये हार्मोन इंड्यूस करेगा इसके फॉर्मेशन को। अब हम बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर। अगर हम सेमिनिफेरस का सेक्शन देखें तो उसमें सबसे ऊपर की ओर हमें इसकी एपिथेलियल लेयर दिखती है। इस लेयर में जर्मिनल सेल है, इसके बिल्कुल नीचे इस लेयर में हमें ऐसे कंटिन्यूअस ये वो सेल दिखती हैं जो स्पर्मेटोगोनिया है। इसके नीचे स्पर्मेटोगोनिया के नीचे स्पर्मेटोसाइट सेल दिखेंगी। ये फिर आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, और फिर ये हमें स्पर्म दिखेंगे। सारों में इसी तरह में दिखाई देंगी। ये डिफरेंट स्टेज में हमें ये सेल दिखाई देंगी। बीच बीच में सर्टोली सेल भी दिखेंगी इसी तरह से। ये डिफरेंट स्टेज में ये सेल दिखेंगी। ये स्पर्म है, ये स्पर्मेटिड है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, और बीच में ये सर्टोली सेल है, और ये इसकी जर्मिनल लेयर है, जर्मिनल सेल है, जो कि डिवीजन के बाद यहां से लगातार बनती रहते हैं। इस तरह से इसमें हर उसमें हमें यहाँ बीच में ये कैविटी दिखेगी थोड़ी सी। तो ये सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमें ये सारी सेल दिखाई देंगी। सारी सेल के बीच में कुछ हमें गैप दिखाई देगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वो बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का डायग्राम पेपर में आया करता है, इसको आप ध्यान से देखें। स्पर्म में सबसे ऊपर की ओर यहां ये एक्रोसोम होता है, जो गाल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। एक्रोसोम, एक्रोसोम के पीछे इसके अंदर यहां ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये मेम्ब्रेन है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस बहुत कंडेंस होता है, मेनली इसमें क्रोमेटिन ही होता है। ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल है। मेम्ब्रेन यहाँ एक आदि और भी हो सकती है। इसके बाद यहां ये इतना हिस्सा इसका हेड है, इसका हेड पार्ट है। इस हेड पार्ट के नीचे
ये हिस्सा इसका नेक होता है। अब यहां इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया लगे होते हैं। इस हिस्से में, इस हिस्से को हम कहते हैं मिडल पीस। मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो इसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मिडल पीस के नीचे फिर आगे यहां से इसका टेल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, और टेल वाला पार्ट जैसे जैसे पीछे जाता है वैसे वैसे नैरो होता चला जाता है। ये इसका टेल वाला पार्ट है। इस पार्ट में सेंट्रियोल भी होते हैं। इसमें नीचे अगर हम देखें तो यहां पे भी सेंट्रियोल होगा और यहां पे भी सेंट्रियोल होगा। ये तो वास्तव में सेंट्रियोल है, एक प्रोक्सिमल एक बेसल। तो इसके जो स्पर्म है इसके 4 मेन पार्ट हैं। कौन कौन से? एक हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडल पीस और चौथा टेल। ये स्पर्म के 4 मेन पार्ट होते हैं। स्पर्म प्यूबर्टी के बाद बनने स्टार्ट होते हैं। स्पर्म के बाहर निकालने को रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं इजैकुलेशन। जब मेल फीमेल में कांटेक्ट होता है तो स्पर्म निकलते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन में एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म लगभग 5 से 7 ml सीमेन में होते हैं। ये एक सेल है, बहुत छोटी सेल है। तो ये इतने एक बार में निकलते हैं एक नॉर्मल आदमी में, और जिनमें से 60% के आसपास स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए। अगर इससे कम स्पर्म नॉर्मल स्ट्रक्चर में है तो वो मेल फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। और इसमें से 40% स्पर्म हाईली मूवेबल होने चाहिए, मोटाइल होने चाहिए, तो ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। तो इसलिए जब टेस्ट करवाते हैं तो ये चेक करते हैं कि स्पर्म की परसेंटेज कितनी है सीमेन में, और उसमें मूवेबल कितने हैं और डेवलप कितने हैं, नॉर्मल कितने हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है ये मेल फर्टाइल है कि नहीं है। ये तो एक सिंपल बात आई। जब ये स्पर्म निकलते हैं तो इनके निकलने में स्पर्म के साथ 3 ग्लैंड का सेक्रेशन भी निकलता है। वो 3 ग्लैंड मेल के सिस्टम में हमने ली थी। पहली है सेमिनल वेसिकल, दूसरी है प्रोस्टेट, और तीसरी थी बल्बोयूरेथ्रल। ये 3 ग्लैंड हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में निकलती हैं। इन तीनों का सेक्रेशन मिलके, तीनों का सेक्रेशन प्लस स्पर्म मिलके ही सीमेन बनता है। ये तो था स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद आता है oogenesis। अगला टॉपिक हमारा आता है oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। oogenesis होता है फीमेल में। ओवम फॉर्मेशन, यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात यह है
कि जो oogenesis है ये फोइटस टाइम में स्टार्ट हो जाता है। जब लड़की माँ के पेट में होती है, यूटेरस में होती है, प्रेगनेंसी पीरियड में होती है, तभी ये स्टार्ट हो जाती है फोइटल लाइफ में। और ये जो फोइटल लाइफ में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बहुत सारी मिलियंस ऑफ ऊगोनिया को हम एग मदर सेल भी कहते हैं। ये जो ऊगोनिया है, ये मिलियंस ऑफ ऊगोनिया उस टाइम होती है फीमेल में, और ये ऊगोनिया डिवीजन स्टार्ट करती है। तो ये सेल डिवीजन कर जाती है, और ये डिवीजन करने के बाद ये मियोसिस इसमें स्टार्ट होता है। और ये मियोसिस में ये प्रोफेज 1 स्टेज में जाके सस्पेंड रहती हैं। प्रोफेज 1 इस स्टेज में ये रुकी हुई रहती है टेम्परेरी। इस स्टेज में जब ये ऊगोनिया जब ये मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करेंगी तो ये प्रोफेज 1 स्टेज आएगी पहले, और प्रोफेज 1 में ये जो पाई जाती हैं इनको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। प्रोफेज 1 में ये जो सेल है ये प्राइमरी oocyte पाई, जिसका मतलब प्राइमरी oocyte एम्ब्रियोनिक पीरियड में बन जाते हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद जब बच्चा जन्म लेता है, जब लड़की जन्म लेती है, तो उसके बाद फिर ये इनके ऊपर ग्रेनुलोसाइट सेल पाई जाती हैं जो ग्रेनुल लेयर बना देती हैं। उस टाइम इनमें से बहुत सारी सेल डिजनरेट हो जाती हैं, और प्यूबर्टी के टाइम केवल 60 से 80,000 शेष बचती हैं। डेवलपमेंट के टाइम इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, मिलियन में थी, लेकिन उस टाइम केवल 60 से 80,000 ये बचती हैं। और ये 60 से 80,000 ये जो प्राइमरी फॉलिकल बचती हैं ओवरी के अंदर, अब इनमें प्यूबर्टी के बाद डिवीजन स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें ओवरी की, ओवरी में इस तरह से इधर से ब्लड सेल आती हैं, ब्लड वेसल आती हैं, एक आर्टरी और एक दूसरी वेन। 2 ब्लड वेसल हैं, इनमें से एक को हम आर्टरी मान लेते हैं और दूसरी को हम वेन मान लेते हैं। ये 2 ब्लड वेसल इसमें आती हैं, एक आर्टरी और दूसरी वेन। इनको हम ये इसमें ब्लड सप्लाई करने के लिए ये दोनों अब यहां इसमें छोटे छोटे कई सारे प्राइमरी oocyte होते हैं। प्राइमरी oocyte फिर थोड़े से डेवलप होते हैं, सेकेंडरी oocyte बनाएंगे, फिर इसके बाद ये फॉलिकल बनाएंगे, टर्सरी oocyte बनाएंगे, उसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल बनाएंगे, फिर ये ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे, और ग्राफियन फॉलिकल में फिर ये यहाँ ओवुलेशन की भी स्टेज इसमें हो सकती है, और इसके बाद ये कार्पस लूटियम बढ़ता रहता है और डिजनरेट भी हो जाता है, और बीच में ये जगह होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। ये ओवरी की स्ट्रक्चर है। ओवरी में सबसे पहले ये है प्राइमरी फॉलिकल। अभी मैं बात करूंगा प्राइमरी फॉलिकल जब डेवलप होंगे, इनमें से एक ही फॉलिकल डेवलप होगा
उसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल। जो टर्सरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी बन जाती है और इस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। टर्सरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। ये जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। और ये स्टेज यहाँ ओवम बाहर आ जाता है। इसको ये प्रोसेस ओवुलेशन में होती है। इस प्रोसेस में ये ओवम बाहर निकल जाता है। ओवम निकलने के बाद जो फॉलिकल बचता है, इस फॉलिकल को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम फिर आगे डेवलप होता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर प्रेगनेंसी है तो इसका साइज बहुत बढ़ जाता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है कार्पस एल्बिकेंस में। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर ये डीजनरेट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल में बाहर निकल जाता है। डीजनरेट इफ नॉट फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डीजनरेट भी हो जाएगा। ये तो एक ओवरी की बात हुई। ओवरी में ये प्रोसेस चलती है। ओवरी में ये जो स्ट्रक्चर है ये बनती है। अब ये जो ओवम है, ओवम जब निकलता है तो उसके ऊपर कवरिंग होती है। मैं इसको भी ले लूं पहले, उसके बाद मैं जेनेसिस स्टार्ट करूंगा। ये जो ओवुलेशन हुआ है, ये जो ओवम निकला है, ये ओवम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म होता है इसको ऊप्लाज्म कहते हैं। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम वाइटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के चारों थोड़ी सी जगह होती है, उस जगह को हम पेरीवाइटलाइन स्पेस कहते हैं। ये पेरीवाइटलाइन स्पेस और यहां ये सेल होती हैं, इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। और यहां भी सेल होती हैं, कोरोना रेडिएटा। और ये इस तरह से इस स्टेज में ओवम निकलता है। ये प्रोसेस ओवम के निकालने की प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ये ओवम का निकालना, ओवम बनता कैसे है, अब हम बात करेंगे oogenesis। oogenesis में क्या होता है? सबसे पहले ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में जर्म सेल होती हैं, ये डिवीजन करती हैं माइटोसिस के द्वारा। ये स्टेज है मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो फीमेल में जब एम्ब्रियोनिक पीरियड है उस स्टेज में ये डिवीजन करती रहती हैं और इनमें से कुछ सेल बन जाती हैं। फिर आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जब ये डिवीजन करेंगी तो ये सेल बनेंगी प्राइमरी oocyte। लेकिन इसका डिवीजन नहीं होता आगे, ये अरेस्ट हो जाती हैं फीटल लाइफ में मियोसिस फर्स्ट में। इनमें से एक सेल ग्रो करके
आगे कुछ सेल वहीं रहेगी, एक सेल ग्रो करेगी, ये चाइल्डहुड पीरियड में, और ये सेल अनडिवाइड रुकती रहेगी प्यूबर्टी के पहले। ये प्रोफेज 1 पे रुक जाती है, प्रोफेज 1 पे रुक के जब इसमें प्यूबर्टी पीरियड आएगा तो ये डिवीजन करती है अनइक्वल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट में एक सेल बड़ी बनती है, एक सेल छोटी बनती है, इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो सेल बनी है इसको कहते हैं हम सेकेंडरी ओसाइट। मियोसिस सेकंड में ये फिर डिवीजन करेगी, एक सेल बड़ी बनेगी, एक छोटी बनेगी, ये बन जाएगा ओवम और ये बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। लेकिन ये इसी स्टेज में ओवुलेशन होता है। ये जो सेकेंड मियोसिस सेकेंड डिवीजन है ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब इसमें डिवीजन होता है, उससे पहले इसमें डिवीजन नहीं होता। तो सेकेंड पोलर बॉडी तब बनेगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस तरह से फीमेल में जो oogenesis प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से टोटली डिफरेंट है। इसमें जो डिवीजन होता है ये डिवीजन बाद में होता है जबकि मेल में, और ये मेनार्की इज द फर्स्ट टाइम व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज स्टार्टेड। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के हम अभी जिक्र करेंगे। जनरली 14वें दिन ओवुलेशन होता है, तो उस ओवुलेशन के होने के बाद फिर इसमें ये इस स्टेज में निकलता है, ओवम की स्टेज में ये सेक्रेट होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसमें डिवीजन होता है, नहीं तो ये डिवीजन नहीं होता। इस प्रकार से फीमेल में ये स्ट्रक्चर होती है। फीमेल में फर्टिलाइजेशन जरूरी है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये फिर डिवीजन सेकंड नहीं होता। तो ये स्टेज थी फॉर्मेशन ऑफ। अब फीमेल में जो ओवम फॉर्मेशन है वो अप टू 50 ईयर ही होता है बस। 50 ईयर के बाद ये प्रोसेस रुक जाती है हार्मोनल चेंज की वजह से। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक जाता है, ओवम फॉर्मेशन भी रुक जाता है। इस स्टेज को हम कहते हैं मेनोपेज। एक फीमेल मेनार्की से मेनोपेज के बीच में ही मां बन सकती है। इस पीरियड में ओवुलेशन होता है, इसके बाद ओवुलेशन नहीं होता, इससे पहले नहीं होता। इससे पहले वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसके बाद वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। केवल मेडिकल ट्रीटमेंट से या आर्टिफिशियल टेक्निक से उसको प्रेगनेंसी करवाई जा सकती है, नहीं तो उसमें ये एबिलिटी नहीं होती। इसके बाद फीमेल का रिप्रोडक्टिव टाइम खत्म हो जाता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव टाइम रेस्ट हो जाता है, वो टाइम बंद हो जाता है। तो ये स्थिति है इसकी oogenesis की। इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हम दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं। अगर हमें डिफरेंस लेना हो तो यहां स्पर्मेटोजेनेसिस और इधर है oogenesis। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होगा? टेस्टिज में। ये कहां होगा? ओवरी में। ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से, ये प्रोसेस स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड से। ये प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ चलती है, ये मेनोपेज के बाद बंद हो जाती है। इसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। इसमें एक प्राइमरी ओसाइट से 1 ओवम बनता है। ये प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है। ये इसके कुछ मेन डिफरेंस मैंने आपको बताए। बाकी इसमें ये जो सेल है ये स्पर्मेटोगोनिया पे ही रेस्ट होती है। इसमें
मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 पे ये रुकी रहती हैं। इसमें संख्या इनकी घटती चली जाती है, इनमें संख्या बढ़ती है। मेल में संख्या बढ़ती है, वो ओल्ड एज में इनकी संख्या घटनी शुरू होती है। बचपन से लेके जब तक प्यूबर्टी आती है इनकी संख्या बढ़ती रहती है, जबकि फीमेल में ये संख्या एम्ब्रियोनिक पीरियड में ज्यादा होती है, बड़े होकर संख्या घटती चली जाती है। ये दोनों में डिफरेंस था, आप इसको ध्यान से देखें। अगला टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर करेंगे। ओके।